Hello, dear students. This is your teacher Sham Vashist, and today I will deliver the last lecture of your cost accounting syllabus for your 6th semester of BCom third year. लॉकडाउन के दौरान हमने सारा सिलेबस पहले भी कर लिया था। बजटरी कंट्रोल एक चैप्टर आपका बाकी था। इसका पहला लेक्चर मैं आपको दे चुका हूं और ये दूसरा लेक्चर आज हम देंगे। बजटरी कंट्रोल के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि बजटरी कंट्रोल क्या होता है, बजट क्या होता है, बजटिंग क्या होता है। आज के लेक्चर में हम करेंगे टाइप्स ऑफ बजट्स या क्लासिफिकेशन ऑफ बजट्स। बजट को देखिए अलग अलग बेसिस पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं, उसका वर्गीकरण किया जा सकता है। अगर हम समय की अवधि के हिसाब से देखें ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बजट जो है वो अलग अलग अवधियों के लिए बनाया जाता है। तो इसमें जो पहला टाइप समय की अवधि के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम पीरियड अगर हम करेंगे तो एक टाइप इसका है लॉन्ग टर्म बजट। लॉन्ग टर्म बजट वो बजट होता है जो आमतौर पर 1 साल की अवधि से ज़्यादा समय के लिए पीरियड के लिए बनाया जाता है। और वो बजट जैसे पंचवर्षीय योजनाएं भारत में बनती थी तो एक किस्म का वो फाइनेंशियल बजट था फॉर द 5 years। कहाँ पे किस तरह से पैसा हमारा खर्च होगा, कहाँ कहाँ एलोकेट होगा, वो समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा है शॉर्ट टर्म बजट। आमतौर पे जो 1 साल तक की अवधि के लिए जो बजट होते हैं वो हैं हमारे शॉर्ट टर्म बजट्स, ठीक है। और एक बजट इसमें होता है करंट बजट, चालू बजट, जो 3 महीने की अवधि के लिए, 1 महीने की अवधि के लिए या 1 साल की से कम की अवधि के लिए जो बजट्स बनाए जाते हैं, जो करंट पीरियड में ही, करंट फाइनेंशियल ईयर में ही जिसका मसौदा तैयार हो जाए, उसे लागू कर दिया जाए और उसका जो भी इंटरप्रिटेशन है वो शॉर्ट टर्म ऑफ टाइम में हम जिसको निपटा देते हैं वो हम उसको कहेंगे हम करंट बजट। दूसरा इसका आधार बनता है वो है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पे अगर हम देखते हैं तो वो होता है फिक्स्ड बजट और दूसरा है फ्लेक्सिबल बजट। अब ये फिक्स्ड बजट क्या होता है? देखिए, संस्था के लिए अलग अलग विभागों के लिए जो बजट्स बनते हैं उसमें फिक्स्ड बजट का मतलब है, क्योंकि हम बजट में बहुत सारी इस तरह की अवधारणाओं और जो हमारी मान्यताएं हैं, हमारी जो एजम्पशंस हैं, हमारे जो ऑब्जर्वेशंस हैं, उनके आधार पे एक नियमावली बनाते हैं और रिजिडिटी का जो फैक्टर है वो उसमें डालते हैं। और उसके आधार पे जब हम बजट तैयार करते हैं तो हर चीज़ के लिए हम पहले ही एक अमाउंट तय कर देते हैं कि इतनी ये आय होगी, इतना ये व्यय होगा, और वो अमाउंट फिक्स होता है, उसे चेंज नहीं किया जाता। तो दैट टाइप ऑफ बजट वेयर रिजिडिटी इज देयर एंड फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑलमोस्ट निल, और एक समय की निश्चित अवधि के लिए जब उसे बनाया जाता है तो इस प्रकार के बजट को हम बोलते हैं फिक्स्ड बजट, ठीक है। दूसरा होता है इसमें फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट परिस्थिति चेंज होती है, जैसे ही स्थितियां चेंज होती हैं तो बजट को बदला जा सकता है। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी, लोचशीलता बनी रहती है। अब देखिए, कोरोना क्राइसिस आया तो हमारा जो यूनियन बजट था वो बजट जीडीपी का अलग अलग एलोकेशन किया गया था। उसमें कोरोना के लिए तो कुछ भी हमने एलोकेट नहीं किया था, लेकिन जब कोरोना आया तो यूनियन बजट में से ही देखिए एलोकेशन करना पड़ा, क्योंकि सरकार के जो रिसोर्सेज हैं वो तो उतना ही है, वो तो चेंज हुए नहीं। इस दौरान कम बेशक हो गए हों, तो 20 लाख करोड़ का जो बजट बनाया गया है, एलोकेट किया गया है कोरोना के लिए, ये फ्लेक्सिबिलिटी के तहत ही बनाया गया है। इसी तरह से व्यावसायिक संस्था में जब हम बजट तैयार करते हैं, जब सिचुएशन आने पर, क्राइसिस में या इमरजेंसी में जब उसे चेंज किया जा सकता है या अलग अलग
विभागों के लिए अलग अलग समय और देश काल के हिसाब से उसे चेंज किया जा सकता है, तो हम ये कहेंगे कि ये बजट हमारा फ्लेक्सिबल बजट है। ठीक है, इज दैट क्लियर? नाउ वी मूव ऑन। तीसरे तरह का आधार, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, कार्य के आधार पर जो बजट है वो किस तरह का होता है, वो क्या होता है। देखिए, कार्य के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो अलग अलग तरह के बजट्स हो सकते हैं। सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, मटेरियल बजट, लेबर बजट, मशीनरी बजट, ओवरहेड बजट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट, कैश बजट, कैपिटल बजट एंड मास्टर बजट। तो इस तरह से आपने देखा किस तरह से कितने प्रकार के, ये 10 प्रकार के बजट्स मैंने आपको बताए हैं जो कार्य के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस होते हैं। इसको हम एक एक करके अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्स बजट की। सेल्स बजट क्या होता है? विक्रय का बजट। देखिए, विक्रय में ऑफ कोर्स हम ये तय करते हैं कि जैसे देश के 5 हिस्सों में, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट और सेंट्रल, ये 5 एरियाज हमने बना दिए, 5 जोन बना दिए जहां जहां हमारा माल सप्लाई होता है। तो वहां सेल हो रही है हर प्रोडक्ट की, अलग अलग जो हमारी चेन है प्रोडक्ट्स की। तो अगर हम एक प्रकार के प्रोडक्ट की बात करें, मान लीजिए उस साउथ में उसकी बिक्री बहुत ज़्यादा है और नॉर्थ में उसकी सेल उतनी हो नहीं रही, सेंटर में ठीक है, ईस्ट में ठीक है, लेकिन वेस्ट में फिर बिक्री कम हो रही है, तो हम उन रीजंस को ढूंढेंगे कहाँ पे ओवर प्राइस्ड है, कहाँ प्रमोशन की ज़्यादा ज़रूरत है, कहाँ अंडर प्राइस्ड है। उसके हिसाब से जब हम चेंज करते हैं, कहीं 1 रुपया बढ़ा दिया, कहीं 1 रुपया घटा दिया, कहीं प्रमोशनल एक्सपेंसेस ज़्यादा कर दिए, कहीं फ्री गिफ्ट्स दिए, कहीं डिस्काउंट दिया, कहीं कुछ दिया, तो इस तरह से जब हम इन चेंजेस के हिसाब से जब बजट को तैयार करते हैं, तो इस प्रकार से हमारी जो सेल्स की जो हमारा टारगेट है, जो हमारा सेल्स का टर्नओवर है, उसमें भी परिवर्तन आएगा। तो इस तरह से सेल्स का बजट अलग अलग इलाकों के लिए, अलग अलग हमारे जोन्स के लिए हम अलग अलग बना सकते हैं, ये तय कर सकते हैं। दूसरा है आपका प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट, देखिए, प्रोडक्शन हम जो करते हैं वो समय के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से करते हैं। देखिए, डिमांड अगर नहीं होगी तो सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ क्या होगा, सप्लाई अगर ज़्यादा होगी और डिमांड है नहीं तो कीमतें घट जाएंगी। और सप्लाई को अगर हम डिमांड के हिसाब से रखेंगे तो हमारे जो मार्केट शेयर है उसको कोई भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। तो प्रोडक्शन हम इस प्रकार से करते हैं कि समय की अवधि और अलग अलग जोन्स की जो डिमांड है उसके हिसाब से हम प्रोडक्शन करते हैं। तो इस प्रकार से हम प्रोडक्शन का भी एक क्रम और उसका समय और उसका स्थान, वो सारी चीज़ें हम तय करते हैं समय के हिसाब से और डिमांड के हिसाब से। तो वो सारी चीज़ें हमारी क्या हो गई, प्रोडक्शन बजट में ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर है मटेरियल बजट। मटेरियल हमारा रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस है और फिनिश्ड गुड्स है। वैसे तो ये तीनों चीज़ें मटेरियल हैं, स्टॉक में आती हैं, लेकिन यहाँ हम बात करते हैं मटेरियल की, सामग्री की। तो सामग्री बजट को तैयार करते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखते हैं हम? देखिए, प्रोडक्शन बजट के आधार पर बजट की अवधि और कुल आवश्यक सामग्री की मात्रा कितनी चाहिए हमें, उत्पादन की जो योजना हमने बनाई है उसमें बजट का जो पीरियड है उसमें अलग अलग डेट्स के हिसाब से आवश्यक सामग्री कितनी चाहिए, हमें प्रत्येक सामग्री का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक है उसको ध्यान में रखना पड़ता है, और जो परचेज की जाने वाली हमारा जो सामग्री है, जो हमारा मटेरियल है, उसका मूल्य कितना होगा, उधार क्रय जो हम करेंगे, ठीक है, जो क्रेडिट परचेज है उसकी कंडीशंस क्या हैं और भुगतान की हमारी अवधि क्या है, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और इस तरह से हम मटेरियल में प्रोडक्ट X के लिए है, Y के लिए है, Z के लिए है,
उसमें हम मटेरियल ए बी सी जो है उसका कंजम्पशन कितना होगा, उसका स्टॉक हमारे पास कितना है, उसकी क्वांटिटी जो परचेज़ की है हमने उसका रेट कितना है और अमाउंट कितना है। इस तरह से हम मटेरियल का बजट तैयार करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बजट है वो है लेबर बजट। लेबर बजट तैयार करते समय देखिए, लेबर डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है उसको परिभाषित करना ज़रूरी है। उसके बाद प्रोडक्शन बजट की अलग अलग अवधियों के हिसाब से हम क्या करेंगे, जितनी आवश्यक जैसे सामग्री की ज़रूरत थी वैसे ही श्रम यानी लेबर की ज़रूरत हमें पड़ेगी, तो स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। हर अवधि के लिए जो लेबर कोस्ट है वो हमें उसका एस्टिमेशन करना, अनुमान लगाना ज़रूरी है। फिर जो हमारे श्रमिक हैं उनको ट्रेनिंग उपलब्ध करवाने के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम, किस तरह से उनको इंटर्नशिप और सब चीज़ें ये उपलब्ध होंगी। अलग अलग कैटेगरी के जो श्रमिक हैं उनकी दरें क्या हैं, वेज रेट क्या है उसका, स्किल्ड लेबर है, अनस्किल्ड लेबर है, या हमारे जो नए अप्रेंटिस आए हैं तो उनके लिए रेट्स क्या हैं। ये सारी चीज़ें श्रम बजट का प्रमुख उद्देश्य होता है कि श्रम की आवश्यकता का ठीक प्रकार से अनुमान लगाया जाए, ताकि जो उसकी पूर्ति है वो निरंतर बनी रहे और उत्पादन कार्य में किसी प्रकार की बाधा न पड़े। तो जो हमारा पर्सोनेल डिपार्टमेंट होता है, जो सिलेक्शन करता है, अपॉइंटमेंट करता है, उसके द्वारा ये बजट तैयार किया जाता है जिसे हम लेबर बजट कहते हैं। इसके बाद बात आती है ओवरहेड बजट की। ओवरहेड देखिए, हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हैं और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हैं। देखिए, फैक्ट्री ओवरहेड्स जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रबंधक उसकी सूचनाएं, आंकड़े प्राप्त करके और फैक्ट्री के संबंधित जितने हमारे जो फिक्स्ड और वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं उसको उसमें शामिल करते हैं और वो बजट बनाया जाता है। इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जो हैं ये अधिकांशतः प्रशासनिक व स्थायी प्रकृति के क्योंकि होते हैं, लेकिन कुछ परिवर्तनशील भी इसमें कुछ हिस्सा हो सकता है। तो ये बजट मुख्यतः जो अकाउंटेंट है वो इसको तैयार करते हैं, जिसे हम मैनेजिंग डायरेक्टर उसको जा कर के अप्रूव करते हैं। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हैं, इनका भी बजट तैयार होता है। तो सेलिंग से रिलेटेड जितने भी हमारे खर्चे होते हैं ये बजट भी आम तौर पे जो हमारा चीफ अकाउंटेंट है या हमारे सेल्स मैनेजर हैं, ये सारे सूचनाएं उनके आधार पे तैयार करके और अलग अलग जो हमारे सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के जो एक्सपेंसेस हैं उनको अलग रखा जाएगा, सेलिंग के एक्सपेंसेस को अलग रखा जाएगा, और वो भी उसमें फिक्स्ड और वेरिएबल कैटेगरी के जो हैं उनको भी अलग अलग हम इसमें कर देते हैं। देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट। देखिए, आज के कॉम्पिटिटिव युग में जहां कट थ्रोट कंपटीशन का ये युग है, बाज़ार में अपनी जगह बनाए रखने के लिए आपको नए नए उत्पादन, नई नई तकनीक, नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेके आने होते हैं, जिसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ती हैं, जिसके लिए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेके आने पड़ते हैं, और जो प्रोडक्ट है उसको डेवलप किया जाता है, उसकी स्टेजेस होती हैं, तो उसमें खर्चा होता है। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे, इनोवेशन पे, रिसर्च पे जो खर्चा होगा वो सब इस बजट में हम दिखाते हैं। देन इट कम्स अ वेरी इम्पोर्टेंट बजट, दैट इज़ कैश बजट। देखिए, प्रत्येक व्यावसायिक संस्था को ये होना चाहिए कि नकद धन की आवश्यकता के संबंध में वो पहले ही एस्टिमेशन कर ले, वो पूर्वानुमान लगा ले। अगर कैश का प्लानिंग अगर वर्तमान और भावी परिस्थितियों के हिसाब से प्रोडक्शन, सेल्स और रिसर्च और डेवलपमेंट के एक्सपेंसेस को ध्यान में रख के अगर किया जाता है तो निश्चित तौर पे वो हमारी संस्था के लिए लाभदायक होगा। तो किसी भी व्यावसायिक संस्थान के लिए एक निश्चित अवधि के संबंध में रोकड़ की स्थिति का पूर्वानुमान लगाना ही हम कहेंगे कि रोकड़ बजट है। यानी हमें ये पता लग जाए कि आने वाले समय में, जैसे मान लीजिए 1 बरस का हम ये बजट बना रहे हैं, कैश बजट, तो हमें पता होना चाहिए किस महीने में कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ किस चीज़ पे ये पैसा खर्च होने की संभावना है। तो इसमें सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है रिसीट एंड पेमेंट मेथड। इसमें हम क्या करेंगे, मान लीजिए जनवरी से लेकर के जून तक का हमने ये बजट तैयार करना है, सपोज कीजिए। तो जनवरी से जून तक 6 महीने हो गए। इसमें
शुरू में हम इसमें रिसीट एंड पेमेंट मेथड की अगर हम बात करें कैश बजट के लिए, तो इसमें क्या करेंगे, एस्टिमेटेड हमारी रिसीट्स और एस्टिमेटेड पेमेंट्स, ये दो हम कैटेगरी बनाएंगे मंथ वाइज। सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे कैश का, जनवरी में कितना है, फरवरी में कितना है, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में। अच्छा, पहले महीने तो जो हमारा होगा वो हमारा ओपनिंग बैलेंस है, लेकिन मंथ के आखिर में जो बचेगा क्लोजिंग बैलेंस, एंडिंग बैलेंस ऑफ द कैश, वही दूसरे महीने फरवरी का, जैसे जनवरी का आखिरी में जो बैलेंस होगा वो फरवरी का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, और फरवरी का जो अंतिम जो इसमें शेष बचेगा वो मार्च के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरह से ही चलेगा। अब एस्टिमेटेड रिसीट्स की अगर हम बात करें तो ओपनिंग बैलेंस आपके पास है, उसके बाद अकाउंट्स रिसीवेबल, जहाँ जहाँ से पैसा आना है वो हम मान लेंगे, उसमें आपका सेल्स कितना हुआ या कैश अवेलेबल टोटल कितना हुआ, ये आपको पता लग गया हर महीने का। फिर इसमें जो पेमेंट्स हैं, करंट लाइबिलिटीज़ हमारी कितनी हैं, ओपनिंग बैलेंस हमारा कितना है, परचेजेस है, डायरेक्ट लेबर है, ओवरहेड है, इनकम टैक्स, इंटरेस्ट और एसेट्स परचेज्ड, डिविडेंड्स, इस तरह से हम देखेंगे टोटल पेमेंट्स आ जाएंगी। इसको मंथ वाइज हम बैलेंस को आगे लेके चलते रहेंगे, और आखिर में हमारे पास ये आ जाएगा कि आखिर में हमारे पास जून के महीने में, जैसे जनवरी से शुरू किया तो जून के महीने में हमारे पास कितना पैसा उपलब्ध होगा, या हमें बैंक से ओवरड्राफ्ट करना पड़ेगा हमारे रिसीट एंड पेमेंट मेथड के हिसाब से। इस तरह से ये कैश बजट हम तैयार करते हैं। इसमें इस चीज़ को हमें ज़रूर ध्यान में रखना है कि जो हमारे इनकम्स हैं, तो पैसा आएगा तो कितनी देरी से आएगा। मान लीजिए जनवरी में हमने सेल की है तो उसका पैसा मार्च में मिलेगा, अप्रैल में मिलेगा, या फरवरी में मिलेगा, या कैश मिल रहा है। उसी तरह से हम परचेज कर रहे हैं तो उसकी पेमेंट हमें कब करनी है। अब 1 महीने की छूट है, आधा महीने की छूट है, 2 महीने की है, 3 महीने के, उसके हिसाब से हम उसको उसमें बजट में डालेंगे। इसी तरह से कैश बजट में ये भी ध्यान रखना चाहिए जो अदर एक्सपेंसेस हैं उनकी पेमेंट हमें कब कब कैसे कैसे करनी है, उसके हिसाब से हम एंट्रीज इसमें करते जाएंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण ये कैश बजट है, और इसका भी ये रिसीट एंड पेमेंट मेथड है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं तो वो भी एक किस्म से हमारा कैश बजट का ही काम करता है, ठीक है। और अब उसके बाद हम बात करते हैं मास्टर बजट की। देखिए, सभी विभागों के जो हेड्स हैं वो अपने अपने बजट को तैयार करते हैं और चीफ अकाउंटेंट को उनका संक्षिप्त विवरण तैयार करके देते हैं। उनमें जो बातें स्पष्ट नहीं हैं या उसमें कोई किसी तरह की शंका है या मतभेद हैं, वो मैनेजिंग डायरेक्टर को बता देते हैं। प्रबंध में ये होता है कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो अलग अलग जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं उनकी एक कमेटी बनाता है, और उनके परामर्श से, उनके अलग अलग जो सुझाव आते हैं उनसे वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो बजट हैं उनमें एडजस्टमेंट करता है, समायोजन करता है। यदि सिस्टम की जो पॉलिसी है उससे संबंधित कोई मामला है या अन्य कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स निर्णय ले लेते हैं। सब महत्वपूर्ण निर्णय जो डिसीजंस हैं वो लेने के बाद अलग अलग जो डिपार्टमेंटल बजट्स हैं उनको कोऑर्डिनेट करने के बाद, उसमें एडजस्टमेंट करने के बाद हम पूरे हमारे बिजनेस कंसर्न के लिए एक मास्टर बजट तैयार करते हैं। इस तरह से जो कॉम्प्रिहेंसिव बजट में जो हम शामिल करते हैं, विभागों के अलग अलग बजट अवधि में क्या क्या करना है उसका विस्तृत लेखा होता है, वर्किंग नोट्स होते हैं, उसमें फुट नोट्स होते हैं, संचालक मंडल की स्वीकृति उसमें प्रदान की जाती है, और स्वीकृति मिलने के बाद ये बजट एक बजट पीरियड में गाइड करता है कि किस विभाग को किस तरह से कैसे चलना है। जो हमारा चीफ अकाउंटेंट है और जो बजट मेकर्स हैं उन्हें एक अलग अलग समय पे विवरण तैयार करने होते हैं और प्रबंधकों के सामने वो उसे प्रस्तुत करते हैं। और इस प्रकार से जो बजट तैयार होता है वो उसकी तुलना हम एक्चुअल और जो हमने एस्टिमेट किया था उससे भी उसकी तुलना की जाती है, और जो डेविएशन है, जो विचलन है, जो अंतर है, उसके कारणों की जांच की जाती है, और फिर उसके बाद अंतिम बजट का जो प्रारूप है वो हमारे सामने
आ जाता है। तो इस तरह से ये मास्टर बजट जो हमारा रेवेन्यू है, हमारा जो कैपिटल है, तो रेवेन्यू बजट अलग से बन जाएगा, कैपिटल बजट अलग से बन जाएगा, और इसी तरह से ये सारे बजट तैयार होते हैं। बजट में रिपोर्टिंग, रिव्यू एंड फॉलोअप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अगर हम रिपोर्ट नहीं करते हैं, रिव्यू नहीं करते हैं, फॉलोअप नहीं करते हैं, तो बजट की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है और वो प्रभावशाली नहीं रहती। स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज़, टाइप्स ऑफ बजट्स के अलावा एक चीज़ मैं आपको और ज़रूर बताना चाहूँगा, ज़ीरो बेस बजटिंग। देखिए, ज़ीरो बेस बजटिंग एक बिल्कुल नई टेक्निक है बजटिंग की। इसको ज़ीरो बेस बजटिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो मैनेजर्स हैं, जो बजट बनाते हैं, उन्हें अपनी जो पोजीशन है, जहाँ जहाँ खर्च करना है, उसको राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, प्रीवियस ईयर्स के ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से नहीं, आपको एक फ्रेश प्लानिंग बनानी है और आपने उस बजट के एक एक पॉइंट को जस्टिफाई करना होता है, एक एक एक्सपेंसेस को जस्टिफाई करना होता है, और उससे मिलने वाले जो हमारे बेनिफिट्स हैं उनको जस्टिफाई करना होता है। तो ये बाकायदा एक साइंटिफिक अप्रोच है, यानी ये नहीं कि जो पीछे चला आ रहा है उसके हिसाब से आपको बजट एलोकेट हो जाएगा। नो, यू विल हैव टू प्रूव योरसेल्फ, यू विल हैव टू जस्टिफाई योरसेल्फ एज ए प्रोडक्शन मैनेजर, एज ए सेल्स मैनेजर, एज एन अकाउंटेंट, एज द पार्ट ऑफ द बजट कमिटी। आप सब लोग मिलकर के जब काम करते हैं तो आप राइट फ्रॉम द स्क्रैच, राइट फ्रॉम द ज़ीरो आप शुरू करेंगे, बजट तैयार करेंगे और बजट तैयार करके उसको जस्टिफाई करेंगे, एंड ओनली आफ्टर अप्रूवल ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके बाद आपका बजट ये अप्रूव होता है। और ये साइंटिफिक है, इसमें रिजिडिटी बेशक ज़्यादा हो जाती है, आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ता है, फ्लेक्सिबिलिटी का मामला कम हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद इसमें रिस्क फैक्टर्स बहुत कम हो जाते हैं। और बहुत साइंटिफिक ये टेक्निक है ज़ीरो बेस बजटिंग, जो बिल्कुल स्क्रैच से ज़ीरो के बेस पे पिछले एक्सपीरियंसेस को भूल के, बाकी सब चीज़ों को भूल के आपको जस्टिफिकेशन देना होता है। तो इस प्रकार के सिस्टम को हम बोलते हैं ज़ीरो बेस बजटिंग। तो इस तरह से आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। जैसा कि हमारी चौथी मंजिला यूनिवर्सिटी ने नोटिफाई किया है, 6 सेमेस्टर के आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो 10 जुलाई से प्रस्तावित हैं। अब ये कोरोना की कैसी स्थिति रहती है तब तक, उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा। तो तब तक आप ये मान के चलें, जो प्रैक्टिकल्स हैं 1 जुलाई से 8 जुलाई तक आपके होंगे, और जो आपका सिलेबस है उसका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी चेंज कर दिया गया है कोविड-19 को देखते हुए। और पैटर्न अब ये है, ये ध्यान रखना आप, मैं इसमें ऑफिशियल लेक्चर में इस चीज़ को मेंशन कर रहा हूँ कि अब पैटर्न ये है कि आपको टोटल 9 क्वेश्चंस मिलेंगे क्वेश्चन पेपर में। यूनिट सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है और ये ग्रेस आपको दी गई है कि 9 में से कोई भी 5 प्रश्नों के उत्तर आपने देने हैं, चाहे आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, पोस्ट अकाउंटिंग हो, इंटरनेशनल मार्केटिंग हो या कोई और हो। ये तीनों क्लासेस के लिए किया गया है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए। हालांकि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स अभी सितंबर और अक्टूबर में प्रपोज्ड हैं, अभी ये नहीं होने हैं, तो आप ये थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा। तो ये नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से किया गया है। आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। मैं YouTube पे कोई नया लेक्चर इस सेमेस्टर में अब नहीं डालूँगा। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप लोग मेरे से जुड़े रहिए। कोई क्वेरीज़ हैं तो आप कर सकते हैं, किसी भी टाइम छुट्टियां हैं तो भी मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ तैयार हूँ। आप व्हाट्सएप पे अपनी इंक्वायरी डाल दीजिए या फ़ोन करके भी आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन आप कर रहे हैं, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप फ़ोटो खींच के भेज दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आ जाइए। फेसबुक पेज जो है कॉलेज का या मेरा, उसके माध्यम से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। बस आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और आराम से इस पीरियड को बिना स्ट्रेस के पढ़ाई करते हुए और तनाव मुक्त रह के खुशी खुशी इसे गुजारिए। सो आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।